हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, ये वीडियो एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस का मैं लेकर आया हूँ। ये पहला वीडियो है। इससे पहले मैंने एनसीईआरटी क्लास 6 और साइंस का जो है क्लास 6 और 7 का जो है हिस्ट्री और साइंस जो है वो कंप्लीट करा दिया है। और न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री जो है क्लास 6 और क्लास 7 और ओल्ड एनसीईआरटी भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है और प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। ओल्ड एनसीईआरटी जो हिस्ट्री है 7th क्लास का, उसको भी मैंने एक ही वीडियो में जो है से कंप्लीट कर दिया है। उसको जो है से अपलोड भी कर दिया गया, तो वो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। और दोस्तों, मैंने घटना चक्र दृष्टि जो आता है चित्रात्मक प्रस्तुत, तो उसमें जो है से पूरा इतिहास शामिल है। एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न जो है उसको मैंने एक ही लेक्चर में जो है कंप्लीट करा दिया है। एक कंपाइल करके जो है आपको जो है से पूरा जो है से 7 घंटे का लेक्चर है, वो आप देख लीजिएगा। तो उससे जो है आपकी इतिहास की तैयारी और एनसीईआरटी साथ साथ आप कर ही रहे हैं, तो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो वो ज़रूर लेक्चर आप जो है से पूरा उसको जाकर देखिए वहाँ से जो है। और पीडीएफ भी मैंने आपको टेलीग्राम पे डाल दिया है, तो उस लेक्चर को जरूर देखिए, क्योंकि वहां से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। वो 7 घंटे का है, लेकिन अब अगर आप 7 घंटे सही से उसको दे देते हैं तो आपका जो है इतिहास में काफी कुछ अच्छा हो जाएगा। और यहाँ से आप जो है एनसीईआरटी की तैयारी अलग से कर ही रहे हैं। और बाकी जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं सप्लीमेंट्री बुक जो है स्पेक्ट्रम वगैरह से भी आपकी तैयारी यहाँ पर करवा दूंगा। पहले एनसीईआरटी जो है 12th तक मैं कंप्लीट करवा देता हूँ, साइंस और हिस्ट्री को, और उसके बाद जो है से हम शुरू करेंगे पॉलिटी और ज्योग्राफी का जो है एनसीईआरटी, उसको भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा। और दोस्तों, जो भी मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ उसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, और टेलीग्राम का जो नाम इसी चैनल के नाम से आपको मिल जाएगा, ISPCS होम। और जो है से आपको जो है से इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम का नाम भी मिल जाएगा, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां से आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और जो है पीडीएफ जो है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 8 क्लास का साइंस है, एनसीईआरटी का एमसीक्यू फॉर्मेट में है। और जो भी क्वेश्चन सारे जो है इसमें शामिल किए गए हैं, हर एक चैप्टर का जो है एमसीक्यू वाइज जो है जो भी जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो एमसीक्यू फॉर्मेट में जो है स्टेटमेंट वाइज दे दिया जाता है, और उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि जो भी स्टूडेंट है जिस भी मीडियम के, उसको कहीं कोई दिक्कत ना हो समझने में। और जो है से कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से आपका नहीं छूटेगा अगर आप ये सारे लेक्चर को देख लेते हैं तो अगर वीडियो दोस्तों पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला जो चैप्टर है उसको हम लोग देखते हैं, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो जो चैप्टर पहला ही चैप्टर है हमारा, क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के बारे में है। तो उसमें देखते हैं कि क्या जो है से इसमें कथन दिया गया, स्टेटमेंट दिया गया है। देखते हैं पहले, भारत के फसलों को ऋतु के आधार पर सामान्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, रबी और खरीफ फसल। इन फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो फसल है उसको ऋतु जो है मौसम के आधार पे जो है भारत में बांटा जाता है, खरीफ और रबी फसल में। और जो है किस फसल को जो है खरीफ और किस फसल को रबी कहते हैं, तो उसके बारे में हमको यहाँ पर दिया गया कथन है। तो पहला कथन है कि स्टेटमेंट है कि खरीफ की फसलें ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। तो ये जो है कथन गलत है। खरीफ की जो फसलें हैं वो ग्रीष्म ऋतु में नहीं, बल्कि ये जो है वर्षा ऋतु में बोई जाती है, रेनी सीजन में जो है ये बोई जाती है। तो ये कथन जो है वो गलत है। रेनी सीजन कब होता है? जून से सितंबर जो है भारत में होता है, और इसी में जो है इसकी फसलें बोई जाती है। और इसमें जो फसल जो इसका जो है रबी खरीफ फसलें जो है, जैसे कि आपको हो गया धान, हो गया मक्का, हो गया सोयाबीन, हो गया मूंगफली वगैरह जो हो गया, ये खरीफ फसलें में आती है। उसके बाद रबी की फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती है। तो ये कथन सही है कि रबी की फसल जो है वो शीत ऋतु में जो है से बोई जाती है, और इसको जो हम लोग शीत ऋतु में बोते हैं, और मार्च वगैरह में जो है इसको काटा जाता है। तो ये कथन सही है। और इसमें कौन कौन आ जाता है? जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों वगैरह जो है रबी फसलों में आता है। रबी को जो है पानी की कम मात्रा चाहिए, खरीफ को जो है पानी की ज्यादा मात्रा चाहिए। तो इसमें जो है पूछ रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही जो है केवल 2 है, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैविक खाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जैविक खाद के बारे में कह रहा है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बारे में जो है उसके बारे में जो है क्या कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। तो देखते हैं जैविक खाद के बारे में क्या है। इससे मिट्टी की जल धारणा क्षमता में वृद्धि होती है। तो मिट्टी की जल धारणा जो है उसके क्षमता में वृद्धि होती है। तो हाँ, होती है। मिट्टी जो है जल का ज्यादा अवशोषित करता है, जो एब्जॉर्ब करता है, ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो ये सही है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं
सरंध्र हो जाती है। तो ये भी कथन सही है कि मिट्टी जो है भुरभुरी मतलब कि जो है से उसको क्या कहते हैं लूज हो जाता है और उसमें ह्यूमस वगैरह की भी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे जो है ये मिट्टी जो है काफी उपजाऊ भी हो जाता है। और जो है से ये लूज जो हो जाता है मिट्टी, जिसकी वजह से जो है उसमें पोर्स वगैरह अच्छे से रहते हैं और पानी वगैरह जो अच्छे से उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह जाता है मिट्टी में। तो ये कथन सही है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो जो है फ्रेंडली बैक्टीरिया में जो है इससे काफी वृद्धि होती है। तो ये भी कथन सही है कि ये ऑर्गेनिक जो खाद होता है, जैविक खाद की वजह से जो है मित्र जीवाणु जो है फ्रेंडली जो बैक्टीरिया है उससे भी उसमें भी वृद्धि होती है, जो फसल को काफी फायदा पहुंचाता है। तो 1 2 3 तीनों कथन जो है इसमें सही है। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉड लीवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये कॉड लीवर तेल निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त किया जाता है? तो कॉड लीवर ऑयल जो है वो किस जीव से हम प्राप्त करते हैं, तो वो पूछा गया है। तो कॉड लीवर ऑयल जो है वो जिसमें विटामिन डी होता है, तो वो जो है मछली से प्राप्त। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। मछली के जो है मछली से जो है कॉड लीवर ऑयल हमें प्राप्त होता है। विटामिन डी इसमें काफी मात्रा में होता है, विटामिन ए भी इसमें होता है। अब नेक्स्ट है सिंचाई की आधुनिक विधियों के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा असत्य कथन को पहचानिए। तो सिंचाई इरिगेशन की जो है से जो मॉडर्न टेक्निक है उसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया है और इसमें जो है कि कौन गलत है वो बताना है हमें। तो छिड़काव तंत्र यानी स्प्रिंकलर सिस्टम को उपयोग असमतल भूमि के लिए उचित है जो जल कम मात्रा में उपलब्ध है। तो असत्य पूछ रहा है इसमें। तो ये कथन जो है वो सत्य है कि छिड़काव स्प्रिंकलर सिस्टम जो होता है वो ऐसे जो है जो असमतल भूमि होती है उसमें जो है से काफी जो है ये महत्वपूर्ण होता है पहाड़ी वगैरह के क्षेत्र में जो है। और जहाँ जो है से पानी जो है कम मात्रा में अवेलेबल होता है तो पानी जो है स्प्रिंकल करके जो है नोजल के थ्रू जो है पंप लगा देते हैं और उसमें जो है स्प्रिंकल करता है, नोजल बना देता है बहुत सारा और कुप्पी लगाकर, और उसके थ्रू जो है स्प्रिंकल होता है। जैसे फव्वारा वगैरह में आपने देखे हुए होगा उसमें पानी जो है कम जो है खर्चा होता है। तो ये कथन सही है। छिड़काव विधि बलुआई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो छिड़काव विधि भी जो है वो बलुआऊ मिट्टी के लिए जो है अत्यंत उपयोगी है। तो ये भी कथन सही है। छिड़काव विधि जो है बलुआ मिट्टी के लिए उपयोगी है। उसके बाद है ड्रिप तंत्र। ड्रिप सिस्टम में जल बूंद बूंद पौधों की जड़ों में गिरता है, इसलिए यह फलदार पौधों बगीचों में पानी देने का सर्वोत्तम तरीका नहीं है। तो ये जो कथन है वो गलत है, क्योंकि ड्रिप सिस्टम में जो होता है इसमें जो है से वो बूंद बूंद जो है फलों के जो है पौधों के जो है जड़ में ही पानी गिरता है। इसमें जड़ में गिरता है पानी, लेकिन ये जो है ये फलदार पौधे और बगीचे वगैरह में जो है ये एक सर्वोत्तम तरीका है। इसमें पानी जो है बहुत कम खर्चा होता है और अच्छे से जो है हमारा सिंचाई भी हो जाता है। तो ड्रिप सिस्टम जो है ये सही विधि है। इसमें जो ऑप्शन सी गलत है। ड्रिप विधि में जल की बर्बादी नहीं होती है, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्र के लिए सर्वोत्तम है। तो ये भी कथन सही है कि इसमें जो है जल की बर्बादी नहीं होती है। जितना जल आवश्यक होता है उतना ही जल हम यूज करते हैं, और जिससे जो है जल की जहाँ कमी होते हैं वहां जो है ये सर्वोत्तम विधि है। जैसे जो है आप देखिएगा रेगिस्तान वगैरह के क्षेत्र में भी ये विधि काफी अच्छी है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट खरपतवार की सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो खरपतवार जो हो जाता है उसके बारे में दिया गया स्टेटमेंट कि उसको जो है से उसके बारे में क्या है देखते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनके पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का होता है। तो इसमें पूछा गया है कि खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय जो है उनके पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का समय होता है। तो ये कथन सही है कि उसको हटाने का समय जो है तो उसके पुष्पन और बीज बनने से पहले उसको हटा दे तो ज्यादा बेहतर होता है। खरपतवार नाशी के छिड़काव का सर्वोत्तम समय खरपतवार के पुष्पन एवं बीज बनने के बाद का होता है। तो ये कथन गलत है। इसका जो है छिड़काव जो होता है जो भी जो है विडिसाइड वगैरह जो है उसका छिड़काव जो है पुष्पन और बीज बनने से जो है सीड्स बनने से पहले जो है फूल और सीड बनने से पहले जो है छिड़काव किया जाए ताकि वो समाप्त हो जाए, नहीं तो वो पेड़ का रूप ले लेता है। तो ये कथन जो है वो गलत है। तो ऑप्शन बी जो है इसमें गलत है। तो इसका जो आंसर क्या है, उपयुक्त कथनों में से कौन सही नहीं है? तो सही नहीं है, तो केवल दो जो है वो सही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है अब जो है हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कौन सा कथन दिया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला है कि सूक्ष्म जीवों और उनसे होने वाले विभिन्न रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उससे जो होने वाला डिजीज है उसके बारे में हमको देखना है कि कौन सा जो है सही है कौन गलत है। तो चिकन पॉक्स
और हेपेटाइटिस ए विषाणु वायरस द्वारा होते हैं। तो चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ए जो है वो विषाणु वायरस द्वारा होता है। तो ये कथन जो है वो सही है कि ये विषाणु के द्वारा जो है ये डिजीज होता है। चिकन पॉक्स जो है और हेपेटाइटिस ए जो होता है वो विषाणु के द्वारा, हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा होता है। टाइफाइड और खसरा जीवाणु द्वारा होने वाले रोग है। तो ये कथन गलत है। टाइफाइड तो जीवाणु द्वारा होने वाला, सल्मोनेला टाइफी जो है इसका बैक्टीरिया होता है, और मिजल्स जो है वो वायरस द्वारा होता है, जीवाणु नहीं विषाणु द्वारा होता है। तो ये कथन जो है वो गलत है। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। तो अतिसार और मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। तो ये कथन सही है, मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। फीमेल एनाफिलिस मस्किटो जो होता है उस ये जो है कैरियर होता है इसका प्रोटोजोआ का, तो उसी के थ्रू जो है से ये मलेरिया वगैरह होता है। तो 1 और 3 जो है इसमें सही है और 2 जो है वो गलत है। तो इसमें पूछ क्या रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो सही जो केवल 1 और 3 जो है वो सही है। यहाँ देखिए जैसे डिजीज दिया गया है, रोग दिया गया है यहाँ पर, और रोग कारक जो है सूक्ष्मजीव संरक्षण का तरीका किसके थ्रू होता है, कौन से तक खसरा है तो विषाणु के इससे होता है। इसका जो है वायु से जो है ये संचरण होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसका कम्युनिकेट होता है। चिकन पॉक्स विषाणु से होता है और ये वायु से, और यह सीधा संपर्क से भी हो जाता है। पोलियो ये भी विषाणु से होता है, पोलियो वायरस से, वायु और जल के थ्रू होता है। हेपेटाइटिस है विषाणु से, ये जल के थ्रू होता है। क्षय रोग टीबी जो होता है वो होता है बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और जीवाणु वायु से जो है टीबी जो है से फैलता भी है। हैजा जीवाणु से होता है और ये जल और भोजन के थ्रू जो होता है। टाइफाइड जो है वो सल्मोनेला टाइफी जीवाणु के थ्रू होता है, ये जल से फैलता है। मलेरिया प्रोटोजुआ मच्छर फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के द्वारा होता है। और अतिसार जो है ये प्रोटोजुआ से होता है और ये भी जल के थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है। तो ये डिजीज दिया गया है यहाँ पर, आप इसको देख लीजिएगा अपने से भी। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो देखते हैं ये कथन जो है दिया गया है, क्या क्या दिया गया है। तो पहला है शैवाल स्पाइरोगाइरा, तो ये एक शैवाल है, तो ये सही है, अलगी है। स्पाइरोगाइरा जो है एक अलगी है। प्रोटोजुआ क्लेमाइडोमोनास ये जो है से प्रोटोजुआ नहीं है। क्लेमाइडोमोनास जो है ये भी एक तरह का शैवाल है, मतलब कि एक तरह का जो है अलगी है, ये प्रोटोजुआ नहीं है। कवक राइजोपस ब्रेड मोल्ड जो है फंगस है, तो ये भी ये सही है। और पहला जो है वो सही है, ये गलत है कि ये जो है कवक जो है राइजोपस जो होता है, ब्रेड मोल्ड जो होता है, ब्रेड के ऊपर जो आ जाता है फफूंद लग जाता है, वो जो है एक कवक है, एक फंगस है, तो ये सही है। और स्पाइरोगाइरा भी जो है एक शैवाल है, अलगी है। और क्लेमाइडोमोनास जो है वो भी एक अलगी है। तो इसमें जो है पूछ रहा है कौन सही सुमेलित है। सुमेलित जो है 1 और 3 जो है वो सही सुमेलित है। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 1 और 3 जो है वो सही सम्मिलित है। ये सारे चीज जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिक होते हैं। ये जो है से अलगी व फंगस वगैरह जो होते हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद है दूध से दही बनने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव की आवश्यकता होती है। तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया में जो है वो किस सूक्ष्म जीव की आवश्यकता होती है, तो वो होती है जीवाणु। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। जीवाणु लैक्टोबैसिलस नामक जो बैक्टीरिया होता है वही जो है दूध को दही में परिवर्तित करता है। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया उसी के थ्रू जो है दूध दही में बनता है। तो ये जो है इसके थ्रू, ये जीवाणु के थ्रू जो है दूध जो है दही बन जाता है, बैक्टीरिया के थ्रू। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने वाले के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर यीस्ट निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करता है। तो उसको जब इसमें मिला देते हैं खाद्य पदार्थों में जो मिलाए जाने पर जो है से यीस्ट जो है क्या उत्पादित करता है, तो श्वसन प्रक्रिया के थ्रू जो है रेस्पिरेशन के थ्रू, तो वो जो है रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है ये, और ये जो है से बुलबुला छोड़ता है जब आप मिलाइएगा बेकिंग सोडा वगैरह में। और उसके बाद यीस्ट जो है खमीर जिसको कहते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और इसका जो है उपयोग अल्कोहल बनाने में भी किया जाता है यीस्ट का। यहाँ पर है सूची 1 और आविष्कार दिया हुआ है। आविष्कार करता जो है किसने किस चीज का आविष्कार किया था तो उसके बारे में दिया गया है। तो देखते हैं हम लोग जो क्या है, कौन सा कथन जो है सही है कौन गलत है। तो किण्वन जो है पेस्चराइजेशन किसने किया था, तो वो किया था लुईस पाश्चर ने। ऑप्शन 3 जो है ए का 3 हो जाएगा। उसके बाद जो है से आपको
पेनिसिलिन पेनिसिलिन किसने किया था? तो वो किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन 4 जो है पेनिसिलिन हो जाएगा। चेचक का टीका जो है वो किसने इसका आविष्कार किया था? तो इसका किया था एडवर्ड जेनर ने। और बेसिलस एंथ्रेसिस जो है ये किसने आविष्कार किया था? तो ये किया था आपको रॉबर्ट कोच ने जो है इसका बेसिलस एंथ्रेसिस का आविष्कार किया था। ये जो है एक एंथ्रेक्स डिजीज होता है, वो काफी खतरनाक डिजीज होता है मनुष्य और जो है ह्यूमन बींग और जो है एनिमल वगैरह में ये एंथ्रेक्स डिजीज हो जाता है। उसी के लिए ये इसका टीका का आविष्कार जो है बेसिलस एंथ्रेसिस ने किया। बेसिलस एंथ्रेसिस टीका का आविष्कार रॉबर्ट कोच ने किया था। तो इसमें जो है जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो ये दिया गया है, इस पे देखते हैं कि क्या दिया है, कौन सा बीमारी के बारे में दिया गया है। रोग और रोगवाहक कौन बीमारी किसके थ्रू जो है वो फैलता है। तो देखते हैं। तो हैजा, घरेलू मक्खी, तो ये सही है। हैजा जो है घरेलू मक्खी के ही इससे फैलता है। तो ये जो है मिलान सही है। मलेरिया मादा एडीज मच्छर, तो ये कथन गलत है। मलेरिया जो है फीमेल जो है मादा एनोफिलीज मॉस्किटो के द्वारा फैलता है मलेरिया। उसके बाद है डेंगू, तो डेंगू जो है मादा एनोफिलीज, तो नहीं, डेंगू जो है मादा एनोफिलीज नहीं बल्कि मादा एडीज मच्छर के थ्रू डेंगू फैलता है और ये वायरस के से होता है। डेंगू जो है वायरस से होता है, मलेरिया जो है प्रोटोजुआ से होता है। तो इसमें जो है केवल एक जो है वो सही सुमेलित है। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद दिया गया है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो पादप रोग जो है से प्लांट्स डिजीज दिया गया है और उसका क्या रोग कारक सूक्ष्म जीव, उसके क्या वजह है प्लांट्स डिजीज का, जीवाणु के थ्रू होता है, विषाणु वायरस या बैक्टीरिया से होता है। तो उसके बारे में हमें दिया गया है, तो उसको हम लोग देखते हैं कि कौन जो है सही इसमें सुमेलित है, कौन गलत है। तो नींबू कैंकर जो होता है वो होता है जीवाणु, तो ये सही है, बैक्टीरिया के थ्रू जो है नींबू कैंकर होता है। गेहूं की रस्ट, तो वीट रस्ट जो होता है वो कवक से होता है, तो ये भी सही है, फंगस से होता है वीट रस्ट। भिंडी की पीत जो है भिंडी की पीत जो है वो विषाणु के थ्रू होता है, तो ये भी सही है, विषाणु के थ्रू जो है भिंडी की पीत जो है उसके थ्रू होता है। तो ऑप्शन जो है से तीनों जो है इसमें सही है, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खाद्य परिरक्षकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो खाद्य परिरक्षक जो है उसके बारे में जो है फूड प्रिजर्वेटिव के बारे में दिया गया है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि कौन सा कथन जो है सही है, कौन गलत है। तो सोडियम बेंजुएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य खाद्य परिरक्षक हैं, तो ये सही है कि सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जो है सामान्य खाद्य परिरक्षक हैं। ये दोनों जो सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जो है वो सामान्य फूड प्रिजर्वेटिव, कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव है। आप जो है जैम वगैरह खरीदते होइएगा तो उस पर भी लिखा होता होगा इसका नाम फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे। नमक, चीनी, खाद्य तेल और सिरके का प्रयोग खाद्य परिरक्षक रक्षण में किया जाता है। तो ये भी कथन सही है कि नमक, चीनी और जो है इन सब का सिरका विनेगर वगैरह का जो है उपयोग फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है। तो दोनों कथन जो है इसमें सही है। जैसे अचार वगैरह जो है, जैसे उसमें जो है आप नमक मिला देते हैं, तेल मिला देते हैं, जिसकी वजह से वह बहुत लंबे समय तक रह जाता है। तो इसमें दोनों कथन जो है वो सही है कि इसमें हो जाएगा सी और 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है पाश्चीकृत दूध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दूध का जो पेस्चराइजेशन होता है तो उसके बारे में हम लोगों को दिया गया है। तो क्या कौन सा कथन सही है, कौन जो है वो गलत है, देखते हैं दूध के कथन के बारे में। तो पहला है कि पाश्चीकृत दूध को बिना उबाले उपयोग किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। तो ये सही है कि जो पेस्चराइज्ड मिल्क होता है उसको हम बिना उबाले भी उसका उपयोग कर सकते हैं क्योंकि उसको जो है पेस्चराइज जो है उबाल कर ही किया जाता है। तो ये कथन सही है। दूध को पाश्चीकृत करने के लिए इसे 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 मिनट के लिए गर्म करते हैं और फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। तो ये कथन गलत है। 70 डिग्री सेल्सियस पे जो है 15 से 30 सेकंड के लिए, मिनट के लिए नहीं बल्कि 15 से 30 सेकंड के लिए, और यहीं पे 60 डिग्री सेल्सियस पे अगर करेंगे तो वो हो जाएगा 30 मिनट के लिए। वो जो है 30 मिनट के लिए हम जो है उसको गर्म करते हैं और उसके बाद जो है उसको ठंडा करके जो है भंडारण कर देते हैं, उसका स्टोर कर देते हैं। वो 70 डिग्री सेल्सियस पे अगर करते हैं तो 15 से 30 सेकंड लगता है। अगर
डिग्री पे करेंगे तब 30 मिनट। तो इसमें जो है दूसरा कथन वो गलत है, तो केवल एक जो है वो सही है। पूछ रहा है कौन सा सही है, तो केवल एक जो है वो सही है। उसके बाद नेक्स्ट है कि नाइट्रोजन चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो नाइट्रोजन साइकिल के बारे में दिया गया है कि कौन सा जो है वो सही नहीं है। तो देखते हैं, पहला जो स्टेटमेंट है, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका अवशोषण पौधे करते हैं। तो ये कथन सही है कि जो मिट्टी में जो है से बैक्टीरिया जो है और जो है से ब्लू ग्रीन अलगी जो होती है वो जो है से नाइट्रोजन जो वायुमंडल में एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उसको जो है से क्या करता है, वो नाइट्रोजन फिक्स करके जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, उसको नाइट्रोजन फिक्स करके जो है नाइट्रोजन यौगिक में जो है नाइट्रोजन कंपाउंड में जो है उसको बदल देता है, और जो है उसके बाद जो है से जड़ जो होता है पौधे का रूट जो होता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और जो बाकी जगह जो है वो पहुंचता है पौधे में। तो ये कथन वो सही है। पौधे पर निर्भर करने वाले जंतु पौधे से उनके द्वारा संश्लेषित प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजन यौगिक परिवार प्राप्त करते हैं। तो ये भी सही है कि जो पौधे पर निर्भर करते हैं जंतु वो जो है से पौधे के द्वारा जो है से जो एब्जॉर्ब किया जाता है प्रोटीन और नाइट्रोजन कंपाउंड जो है उसको जो है से प्राप्त करते हैं पौधे के थ्रू। पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधे द्वारा पुनः उपयोग होता है। तो ये भी सही है, जब पौधा जब मर जाता है क्या नाम है जंतु वगैरह तो और पौधे वगैरह जो है तो उसके बाद जो है से जो ये जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है उसमें से जो है फिर से उसको जो है उस पर जो नाइट्रोजन होता है उसको रिलीज नाइट्रोजन करता है, उसको नाइट्रोजन यौगिक में फिर से तब्दील कर देता है और जो है सो प्लांट जो है इसको फिर से यूज कर लेता है। मतलब नाइट्रोजन साइकिल इसी से चलती है, प्लांट से पहले जो है ऑर्गेनिज्म आता है और जो है से बाकी जो है से फिर जो जब मर जाता है तो फिर से वो प्लांट पे नाइट्रोजन चला जाता है। तो इस तरह से नाइट्रोजन साइकिल चलता रहता है। नाइट्रोजन जो है कॉन्स्टेंट जो है वो गैस है इन्वायरमेंट में, वो उसकी जो है से घटता बढ़ता नहीं है, वो इन्वायरमेंट में कांस्टेंट है। लगभग 79% जो है नाइट्रोजन है इन्वायरमेंट में। तो ये ऑप्शन सी भी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, कुछ विशिष्ट पौधे एवं जंतु नाइट्रोजनी यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं जो वायुमंडल में चली जाती है। तो ये यहाँ कहा गया है कि कुछ विशिष्ट पौधे जो है से नाइट्रोजन गैस को जो है से नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं जो वायुमंडल में चली जाती है। तो ये कथन जो है वो गलत है। ये जो है से ये कुछ विशिष्ट जीवाणु जो होते हैं बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऐसा करते हैं, लेकिन पौधे जो ऐसा नहीं करते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो गलत हो जाएगा। ये जीवाणु द्वारा किया जाता है और बल्कि और ये जो है से पौधे द्वारा नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है इसमें गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो देखते हैं जो है सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक के बारे में है। तो उसके बारे में देखते हैं कथन जो है वो कौन सा स्टेटमेंट है, क्या क्या दिया गया है, तो हम लोग देखेंगे। तो निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो दिया क्या है देखते हैं क्या है। तो कपास, पीईटी, पेट और प्लास्टिक उपयुक्त में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। तो इसमें नेचुरल जो है फाइबर कौन सा है, तो इसमें नेचुरल फाइबर जो है वो है कपास जो है, कॉटन जो है नेचुरल फाइबर। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, नेचुरल फाइबर ये है। और ये दोनों जो है पीईटी जो है पॉलीइथिलीन टेराफैथलेट जो होता है वो भी जो आर्टिफिशियल फाइबर है और जो है से कृत्रिम फाइबर है, रेशे हैं। और प्लास्टिक भी जो है वो आर्टिफिशियल फाइबर है। कपास जो है वो सेलुलोज का बना होता है और ये जो है नेचुरल फाइबर है। तो ऑप्शन ए जो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है सूची एक सूची दो को मिलाना है, कौन सही है कौन गलत है देखते हैं। तो इसमें जो है तो पहला है रेयन। तो रेयन जो है वो क्या होता है, तो रेयन जो होता है यह एक कृत्रिम रेशम कहलाता है, जो आर्टिफिशियल सिल्क होता है उसको रेयन कहते हैं। तो ऑप्शन ए का जो है 2 हो जाएगा। नायलॉन, तो नायलॉन कैसे है, तो नायलॉन इसका निर्माण कोयले जल और वायु से किया जाता है। तो नायलॉन का निर्माण। टेरिलीन, तो टेरिलीन क्या होता है, यह एक पॉलिएस्टर है। टेरिलीन जो है एक तरह का पॉलिएस्टर है। एक्रिलिक, तो एक्रिलिक क्या है, इसका उपयोग ऊन, स्वेटर तथा शॉल बनाने में होता है। तो ऑप्शन डी का जो है 4 हो जाएगा। तो ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए का 2, बी का 1, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो आग बुझाने वाले जो कर्मचारी होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर के जो लोग होते हैं, उस फायर फाइटर, तो उनको उनके जो क्लॉथ्स पे जो है एक तरह का परत चढ़ा होता है, लेयर होता है। वो किस चीज़ का लेयर होता है? तो वो जो होता है वो होता है मेलामाइन। ऑप्शन ए जो इसका आंसर हो जाएगा। मेलामाइन जो होता है वो आग को रोकता है, आग का प्रतिरोधक होता है, और जो है इसमें जो है ये आग को इसमें जो है प्लास्टिक के अपेक्षा जो है ये हीट को जो है ज़्यादा सह लेता है, और इससे जो है आग से लोग हीट से बच पाते हैं जो फायर फाइटर होते हैं, आग बुझाने के लिए जाते हैं। बेकेलाइट क्या होता है? तो बेकेलाइट जो होता है आपने देखा हो, ये होगा स्विच वगैरह जो बना होता है वो बेकेलाइट का ही बना होता है, और हैंडल वगैरह जो इंसुलेटर का काम करता है ये, और हैंडल वगैरह जो होता है कुकर वगैरह का, यूटेंसिल्स वगैरह का, तो वो बेकेलाइट का बना होता है। पॉलिस्टर का कपड़ा वगैरह बनाते हैं, और इसमें जो है से आयरन वगैरह की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती पॉलिस्टर का कपड़ा जो होता है, और जो है इसमें जो है ये ठंडे वगैरह में भी काम आता है। और जो है से टेफ्लॉन, तो टेफ्लॉन क्या होता है? तो टेट्राफ्लोरीन इथिलीन जो होता है, टेफ्लॉन जो होता है वो इस पे जो है से परत होती है, प्लास्टिक की परत होती है टेफ्लॉन पे, और जिसकी वजह से जो है से आप इस पे जो है खाना वगैरह जो बनाते हैं, आपने देखा होगा टेफ्लॉन का जो है से नॉन स्टिक जिसको कहते हैं हम लोग, तो उस पर टेफ्लॉन की ही परत होती है, और जिसकी वजह से हमारा जो है कोई भी चीज़ उस पर चिपकता नहीं है, और जो है से आराम से जो है अंडा वगैरह बनाते हैं तो आप दूसरे जिस पे बनाते हुईएगा तो चिपक जाता है, लेकिन टेफ्लॉन जो कोटिंग होता है जिस पर, उस पर वो नहीं चिपकता है, तो ये टेफ्लॉन उसमें कार्य करता है। तो ये जो है इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेलामाइन। तो देखते हैं। तो दोस्तों अभी जो है फिलहाल ये 3 चैप्टर मैंने आप लोगों को करा दिया है क्लास 8 का, और जो है आगे का जो है चैप्टर इसी तरह से मैं करवा दूंगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर 9th क्लास का शुरू करेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, और अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टिल देन गुड बाय।